एक बच्चा होता है जो अपने दोस्त विक्टर से मिलने जा रहा होता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो देखता है चाय की दुकान है, तो सोचता है क्यों ना चाय वाले अंकल जी से अपने दोस्त के घर का पता पूछ लिया जाए। तो वो अंकल जी के पास जाता है। वो बोलता है, अंकल मेरा नाम आदिश है, आप मुझे बता सकते हैं मेरे दोस्त ये विक्टर का एड्रेस कहाँ पर है। तो जो अंकल चाय पी रहे होते हैं वो बच्चे से बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से 1 किलोमीटर पूरब की तरफ जाना, उसके पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना, आपको आपके मित्र का जो गंतव्य है वो मिल जाएगा। तो दादाजी सोचते हैं कहाँ बच्चा इतना परेशान होगा। तो वो बोलते हैं, बेटा इसके लिए मेरा मतलब आदिश, आप एक काम करना, थोड़ा सा दूर से आपको एक शॉर्टकट मिलेगा, अगर आप उस शॉर्टकट से जाते हैं तो आप अपने मित्र के यहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आदिश आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे जाता है तो देखता है, अरे ये क्या, टेस्ला की कसम, अरे सॉरी टेस्ला, ये दादाजी ने कौन सा रास्ता बता दिया। अगर इस रास्ते से मैंने मोशन किया तो सीधा मोशन से रेस्ट इन पीस में आ जाऊंगा। और जो आदि से रहता है लॉन्ग रूट पकड़ता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। और वो अपने दोस्त वेक्टर से मिलने के लिए चल देता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है वेक्टर। क्लास 11th और 12th की जो फिजिक्स है उसमें हम इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये मेनली दो टाइप की होती हैं। एक तो आपकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर, और एक जो दूसरे टाइप की होती है वो होती है वेक्टर। अब क्या होता है ना, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है हमारा, तो मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आई, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 4 kg कुछ मैंगो हैं या एप्पल हैं, सपोज़ कीजिए। तो जो हम 4 kg की बात करें, यहाँ पे जो 4 है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। वहीं पे अगर हम बात करें केजी की तो ये क्या है, आपकी यूनिट। और हम बात करें 4 kg की तो ये हमारे मास का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड करके रखता है, साथ ही साथ उसका जो यूनिट है वो भी इंक्लूड उसमें होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो बच्चा है 4 kg का एप्पल लेके जा रहा है अपने साथ में, तो 2 kg इस बैग में और 2 kg इस वाले बैग में। ये अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी अगर इसको हम घर पे जाके वेइंग मशीन से मेज़र करते हैं तो क्या ये 4 kg निकलेगा। तो दादाजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो ये पूछता है कि पहले मैं कौन सा वेट रखूँ इसमें से 4 kg मेज़र करने के लिए, बैग नंबर 1 या बैग नंबर 2। तो इसके दादाजी इससे बोलते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप कोई सा भी वेट पहले रख सकते हैं, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो। तो भले आप पहले ये 2 kg रखें या ये 2 kg रखें, इनका सम कितना आना है, 4 kg ही आना है। ओरिएंटेशन से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब जैसे हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन तो होगा ही होगा। साथ में वो क्या करना चाहिए, जो वेक्टर्स के लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी। सपोज़ करिए कि कोई क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर हो, लेकिन जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ज़रूर होगा। अब ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका डायरेक्शन तो होता है लेकिन वो वेक्टर नहीं होती। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेशर है, तो प्रेशर आपको पता है कहाँ से लगता है। फिर हम बात करें सरफेस टेंशन की तो इसकी भी डायरेक्शन होती है। फिर बात करें करंट की तो इसकी भी डायरेक्शन होती है। अगर हम बात करें करंट, एक ऐसा एग्जांपल है जो सब बच्चों को याद होगा ना, तो मान लीजिए कि एक ये वायर है, यहाँ से करंट जा रहा है I1, और ये दूसरा वायर है, यहाँ से करंट जा रहा है I2। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो ये जो लॉ होता है ये कौन फॉलो करते हैं, जनरली स्केलर क्वांटिटीज़, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका डायरेक्शन होता है, लेकिन जिसका डायरेक्शन है ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर हो। अब मान लीजिए आपको वेक्टर दिया है तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये हमारा एक वेक्टर है, ये आप देख रहे होंगे। तो इस वेक्टर का एक तो टेल है और एक क्या है,
हेड। मान लीजिए मैं हेड को लिख देता हूँ ए और टेल को लिख देता हूँ बी। जब हेड आता है तो ये हमारा क्या होता है, फाइनल लिमिट या फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी, जो भी हमारा फाइनल, हम जब फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो भी हमारी फाइनल क्वांटिटी होगी उसको वहाँ पे लिखेंगे। बी क्या होता है हमारा इनिशियल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इस वेक्टर की पूरे की बात करें हम, तो इसकी जो लेंथ है ये इसका क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर की लेंथ होगी वो हमेशा क्या शो करेगी, उसका मैग्नीट्यूड। अब जैसे कि मान लीजिए वेक्टर है, तो ये वेक्टर का हेड है ए पर और ये टेल है बी पर। तो इस वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे लिखूंगा मैं, बी ए वेक्टर और इसके ऊपर वेक्टर का साइन। तो यहाँ पे जो है पीछे की तरफ ये इसकी टेल और आगे की तरफ हेड। अगर मान लीजिए हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है सिंगल लेटर में, तो हम क्या करते हैं, एक लेटर लेते हैं और उसके ऊपर एक एरो को प्लेस कर देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यही जो वेक्टर है मुझको रिप्रेजेंट करना हो, जैसे एक्चुअली हमको करना तो क्वेश्चन पड़ेगा ना, तो वहाँ पे अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मान लीजिए ये जो वेक्टर लिखा मैंने, अगर यहाँ पर इसका हेड ये ए ये बी, तो ये वेक्टर क्या होगा मेरा, बी ए वेक्टर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी लिखा होता, यहाँ ए लिखा होता, तो कौन सा वेक्टर होता, ये ए बी वेक्टर होता। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को इस 3D स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को आप उसके ही पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे ये वेक्टर अभी यहाँ पर है, तो अगर आप इस वेक्टर को उठा के पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दें तो आप देखेंगे इसमें कि इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हमारे वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप वेक्टर लें और उसको क्या कर दें, रोटेट कर दें अदर देन 360, क्योंकि 360 में तो वापस वो अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम वेक्टर को थोड़ा सा भी किसी एंगल पे रोटेट कर देंगे तो वो एक्चुअली में जो वेक्टर रहेगा वो पहले वाला वेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। ऐसे ही हम देखें, मान लीजिए अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से कभी भी हमारा वेक्टर चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी वही है अभी और डायरेक्शन भी वही है। अंतर सिर्फ एक चीज़ में आता है, उसके कंपोनेंट में। तो अगर आप देखेंगे कि जो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी वहाँ पर उसके कंपोनेंट अलग आएंगे और जो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ पे कंपोनेंट अलग आएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, स्पेशली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। हम अलग अलग प्लेन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो वेक्टर्स उनको रिजॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक ट्रॉली है, इसके ऊपर एक आदमी फोर्स लगा रहा है, तो इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लीजिए वो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, यहाँ से जो ये ट्रॉली यहाँ तक लेके गया, मान लीजिए कितना हुआ, 10 मीटर। अब आप देखेंगे कि जो फोर्स होता है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो क्या दोनों सेम होंगी, तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इवन दो दे आर इन द सेम डायरेक्शन और दोनों का वैल्यू भी सेम है, बट दोनों क्या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट को। इसलिए जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अगर इनको बराबर होना है तो दोनों को सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है ना, तो अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं, हम वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर, जैसे कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर, तो ये कैसे कनेक्टेड है, इस ये जो वेक्टर है ये अपना इसकी टेल यहाँ पर, हेड यहाँ पर, और ये दूसरा वेक्टर है ये इसकी टेल से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे वेक्टर को हम क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो इस वेक्टर को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो गए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हम देखेंगे कि ये जो एंगल है दोनों के बीच में टेल टू टेल कनेक्ट के बाद में, ये जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि यूनिट वेक्टर आखिर होता क्या है ना, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, क्योंकि यही एक वेक्टर है जिसके सहारे हम आगे वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट मतलब कि 1, और उसकी एक क्या हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो।
तो जैसे कि हमारी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, तीनों एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ हम क्या मानते हैं, आई कैप। किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या मानेंगे, माइनस आई कैप। सिमिलरली जो पॉजिटिव वाई कैप है वहाँ पे हम मानते हैं जे कैप। तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या मानेंगे, माइनस जे कैप। ऐसे आप देखेंगे जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग हम मानते हैं पॉजिटिव के कैप। तो जो नेगेटिव की तरफ है वहाँ पे हम क्या मानेंगे, माइनस के कैप। तो इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, स्पेशली इन कार्टेशियन प्लेन। अब मान लीजिए कभी आपको वेक्टर दिया हो तो आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया है ए और आपसे पूछा है कि ए कैप क्या होगा, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, एक तो वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसका एक तो मैग्नीट्यूड है और एक क्या है, डायरेक्शन है। अगर इस वेक्टर को आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो अब क्या बचा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 1। और बाकी जो डायरेक्शन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम लिखते हैं ए कैप। और ये जो वेक्टर है ये होगा मेरा यूनिट वेक्टर। आइए अब हम समझते हैं कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है जिसके बोल देते हैं इसको। अब हमने क्या किया, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज करिए 5। तो क्या होगा, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी सिंपली। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्केलर का नंबर है उतने टाइम्स क्या होता है, आपका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये 3 पर्सन है जो फोर्स लगा रहे हैं। तो ये पर्सन ए, ये इधर सपोज करिए कि F1 फोर्स लगा रहा हो। ये पर्सन बी, मान लीजिए कि ये इस तरफ F2 फोर्स लगा रहा हो। और ये पर्सन सी जो यहाँ पे F3 फोर्स लगा रहा है। तो आपको पता है ऐसे केसेस में क्या होगा, ये जो तीनों फोर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इनको ऐड करने का रीज़न क्या है कि ये तीनों के तीनों फोर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को। इसलिए जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और हमेशा एक टाइप की ही चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ 2 मैंगो, 2 मैंगो और 3 एप्पल, है ना। तो अगर मैं पूछूँ आपसे टोटल कितने मैंगो हो गए तो आप कितना जवाब देंगे, आप बोलेंगे सर 2 ही मैंगो हैं अभी भी। इनको ऐड करने से कैसे ऐड करेंगे, आप नहीं कर सकते ना, इससे तो फिर आपका मिक्स फ्रूट जूस बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी कोई सेम क्वांटिटी होती है हम उन्हीं को ऐड करते हैं, कभी डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड नहीं करेंगे। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि 2 मैंगो प्लस 3 एप्पल इक्वल टू 5 मैंगो प्लस एप्पल, ऐसा कुछ क्वांटिटी होता ही नहीं है। तो जब भी हम किसी वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमेशा वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। अब हम वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उसको लेना समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर हो और इसके हर एक्सिस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट आता है। अगर उसको हमको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो उसको समझना बड़ा आसान है, मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ना, स्पेस में है। तो अगर मान लीजिए हम इसमें ऊपर की तरफ से यहाँ से लाइट डालते हैं तो आप देखेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, वहाँ पे एक शेडो आता है। और ये जो शेडो होता है इसी को हम इसका एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए एक्स। तो ये क्या होगा, हमारे वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा, इसको हम बोलेंगे ए एक्स, क्योंकि ये हमारा किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बड़ा सिंपल है, मतलब आपको ये देखना है कि वेक्टर के ऊपर जो टॉप व्यू से हम देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ से अगर लाइट डालते हैं तो नीचे एक जो शेडो बनती है वो जो कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो एक्स कंपोनेंट होगा। सिमिलरली मान लीजिए कि आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइट डालते हैं, मतलब कि अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, इसकी जो इमेज बनेगी या जो इसकी शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस पे बनेगी। और जो इसकी शेडो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका वाई कंपोनेंट। अगर ये वेक्टर ए है तो ये इसका वाई कंपोनेंट। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये एक्स है एंड वाई कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम वेक्टर के कंपोनेंट को समझ सकते हैं कि दे आर नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वेक्टर अगर 3D में है तो वहाँ पे भी हम उसके कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको वेक्टर ए दिया हुआ है तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स आई कैप।
ये वाला हमारा ए एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आएगा वो आएगा ए वाई, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वो आएगा ए जेड। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं वो हम समझते हैं। करते हैं, पहले 2D में वेक्टर के कंपोनेंट निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है वाई एक्सिस और ये आपको दिया है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं आर वेक्टर या ओ एंड ए। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया हमारा, ओ ए वेक्टर। अब आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालने, तो मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है। तो सिर्फ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो आप देखेंगे अगर इसको लाइन को हम ऐसे मिलाएं, है ना, तो क्या होगा, ये जो कंपोनेंट आया ये क्या होगा हमारा ए एक्स। सिमिलरली आप देखेंगे अगर इधर से हम देखें तो अगर इस लाइन को मिलाते हैं तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई। और ये जो ए वाई है ये भी ए वाई होना चाहिए एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि दोनों एक स्क्वायर की दो साइड से और वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर ये ए वाई है, ये वेक्टर आर जिसको हम वेक्टर ए बोल देते हैं फॉर इंस्टेंट, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ओ ए और यहाँ पे हम एक और पॉइंट मान लेते हैं बी, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं इसको बना देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरा थीटा, ये मेरा वेक्टर आर, और इसको हम ए बोल देते हैं, ओ ए वेक्टर जो हमारा है, ये मेरा ए वाई कंपोनेंट और ये वाला ए एक्स कंपोनेंट। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हम उसका यूज़ करके बोल सकते हैं ए एक्स अपॉन ए, ये क्या होगा कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मुझे ए वाई लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जो ए वाई आएगा वो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो इस तरीके से हम वेक्टर के कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो ए एक्स वो होगा हमारा ए कॉस थीटा, और जो ए वाई है वो होगा ए साइन थीटा। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये आपका वेक्टर ए का मैं मान लीजिए वैल्यू ले लेता हूँ 10, है ना, 10 मीटर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। और ये जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं लेट से 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसके कंपोनेंट क्या होंगे तो कैसे बताएंगे हम, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारा ये कंपोनेंट क्या होगा ए एक्स, और ये कितना होगा ए कॉस थीटा। कितना आएगा 10 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो कितना हो जाएगा ये 5√3। ऐसे ही हम सिमिलरली वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा, ये वाला ए वाई। तो ए वाई कितना होगा यहाँ पे ए साइन थीटा, ए कितना है 10, और साइन थीटा कितना है साइन 30। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे जो हमको वेक्टर के कंपोनेंट मिले एक्स डायरेक्शन में 5√3 और वाई डायरेक्शन में 5, तो अगर इसको मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूँगा मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप। ए एक्स कितना है, ए एक्स है हमारा 5√3, प्लस की साइड या माइनस, तो ये प्लस की तरफ है तो आई केप, प्लस जो 5 है वो भी किस तरफ प्लस की तरफ, तो प्लस जे केप। तो ये हो गया आपके वेक्टर के कंपोनेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वेक्टर की वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो वेक्टर की वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे लगातार इसके कंपोनेंट की वैल्यू भी क्या होगी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं थीटा को चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होगी। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिया वेक्टर ए 100 मीटर, और वेक्टर ए का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये एंगल मेरा 60 डिग्री है और ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 100 मीटर, तो हमारा जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 100 कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो कितना आएगा 50 मीटर। मैच कर रहा है, राइट। सिमिलरली आपको ए वाई निकालना है, तो ए वाई कितना आएगा ए साइन 60, यहाँ पे साइन कितना है 60 कितना है, सॉरी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो बोल सकता हूँ 100 इंटू √3/2, ये आएगा 50√3, जिसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं √3 की वैल्यू लिख के 1.732 इंटू 50, तो आपको कितना मिलेगा 86.6।
तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो निकाल सकते हैं। जो हमने अभी कंपोनेंट निकाले, ये सारे के सारे कंपोनेंट निकाले हमने 2D प्लेन में। मान लीजिए आपको क्या किया है कि 3 एक्सिस के में दिए है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहाँ पे एक वेक्टर दिया हो। तो अगर ये वेक्टर ए है और इसका एंगल दिया आपको एक्स एक्सिस के साथ में अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा और जेड एक्सिस के साथ में गामा, तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे उनको लिख सकता हूँ मैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ए एक्स कितना होगा, ए कॉस अल्फ़ा आई कैप। ए वाई कितना होगा, ए कॉस बीटा जे कैप, प्लस ए कॉस गामा के कैप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, वो क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन हमारे यहाँ पे आता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आपको ये इंक्लाइन प्लेन दिया है, इसका ये एंगल थीटा है। मान लीजिए इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो क्या होगा, mg। और इसके आपको कंपोनेंट निकालने हो, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द वेक्टर कंपोनेंट रूल। तो क्या होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा। कैसे होगा, इसको आप एक पूरा ट्रायंगल मान लीजिए, तो आप देखेंगे ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90, तो ये एंगल थीटा। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा mg cos थीटा और एक इस तरफ होगा mg sin थीटा। तो इस तरीके से हम वेक्टर का यूज़ करेंगे कंपोनेंट लेने के लिए। आपको कुछ ऐसा दिया ना कि ये आपका प्लेन सरफेस है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हमने वेलोसिटी दी है v, है ना, और आपसे पूछा जाए कि इसके कंपोनेंट क्या होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बड़ा सिंपल है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, v cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा हमारा v sin थीटा। तो इस तरीके से भी हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे आपको दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और ये दिया है मान लीजिए 20, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20 cos 30, कितना आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड। ऐसी अगर आपको v sin थीटा लिखना है तो वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1/2 10 मीटर पर सेकंड। वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और आपसे पूछा जाए इसमें कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बहुत देर से बातें कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो क्या होगा ये, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16। 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29। तो कितना आ गया ये √29। तो ये क्या आ गया हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब मान लीजिए मैं आपसे इसी में एक चीज़ और पूछता हूँ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे ए कैप कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और जो वेक्टर लिखा है इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो हम क्या करें, इसको किससे डिवाइड कर दें, इसके मैग्नीट्यूड से। तो अब जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √29। तो ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हमारा कोई सा ही वेक्टर हो हम उसका यूनिट वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि हम वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं ना। मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर दिए हैं, आपको उनको ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। जो पहला है दैट इज़ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, और जो दूसरा है दैट इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ को आप जब भी यूज़ करें तो याद रखना कि आपको डायग्राम बनाना है वो कैसा बनना चाहिए, पैरेललोग्राम। ट्राइंगल में क्या होता है, हम जो डायग्राम बनाते हैं वो क्या बनता है, ट्राइंगल। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा मेथड यूज़ करें, अगर आप देखेंगे ना मोर और लेस
दोनों मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम तरीके से हम निकालते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो एक तो दिया है आपको वेक्टर ए और दूसरा दिया है आपको वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में आपको एंगल दिया है थीटा, है ना। अब आपको इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये जो बी वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर बना ये क्या बन गया हमारा वेक्टर बी, क्योंकि हमको पता है वेक्टर को शिफ्ट करने से उसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि हमने उसको पैरेलली शिफ्ट किया है। अब ये वेक्टर बी है, तो आपको पता है इसके हम दोनों कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ये दोनों पैरेलल साइड तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे जो इसका बेस है ये होगा बी कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का ये होगा बी साइन थीटा। तो अगर हम इस डायग्राम को रीड्रॉ करें वापस से, तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे एक पूरा ट्राइंगल बना सकते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल, ए बी और सी। हमने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। आपको पता है इसका ये बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये इसका हाइट कितना है, ये है हमारा बी साइन थीटा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा ना, उसमें हम कैसे क्या करते थे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का जो वैल्यू है दैट इज़ ए प्लस बी कॉस थीटा, तो वो हमने यहाँ रख दिया। फिर बी सी का वैल्यू क्या है, दैट इज़ बी साइन थीटा, वो भी हमने यहाँ रख दिया। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सिमिलरली जो बी साइन थीटा है उसका स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करिए, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, एक तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एक बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये वैल्यू किसका है, आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब कि आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको आर वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे जो आर है उसका वैल्यू मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दो वेक्टर दिए और इस बार वेक्टर कैसे कनेक्टेड है, ये वाले हमारे वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आप देखेंगे कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो ये जो एंगल आएगा ये वाला पूरा, ये एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा। अब आपको पता है अगर वो एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। अब मान लीजिए जैसे पहले हमने कंपोनेंट लिए थे, इस बार भी हम कंपोनेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा बी साइन थीटा और यहाँ पे आएगा बी कॉस थीटा। और जैसे हमने पहले किया था वेक्टर आर का सम, तो इसको हमने लिखा था आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब लॉ को ऐसा भी यूज़ करें क्या फ़र्क पड़ता है ना, आंसर में थोड़ा आपका डेविएशन आएगा, आंसर तो वही रहेगा जो पहले था। आइए मान लीजिए वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर को मैं ले लेता हूँ सपोज करिए 2, है ना, और ये वेक्टर दूसरा कौन सा है हमारा, वेक्टर R2। तो इसको भी मैंने कितना ले लिया, सपोज करिए यहाँ पे कहीं ले लिया 1,2 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमको रिजल्टेंट मिला वो कौन सा मिला, एकदम बीच में। तो ये जो वेक्टर होगा क्या होगा, R1 प्लस R2 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर सम निकल रहा है ये किसकी वजह से निकल रहा है, पैरेललोग्राम मेथड की वजह से, राइट। अगर मान लीजिए यही मेथड में चेंज कर दूँ, मैं इसको क्या कर दूँ, पैरेललोग्राम हटा देता हूँ और लगा देता हूँ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में आप देखेंगे वापस इसको सेट कर देते हैं 2 पे, और जो दूसरा वेक्टर था ये था ना यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे दोनों मेथड का भी यूज़ करेंगे तो भी सेम है, ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो भी सेम है। क्यों, क्योंकि सिंपली क्या हो रहा है, वेक्टर जो है आपस में पैरेलली शिफ्ट हो जा रहे हैं, है ना। तो दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे आप इसका वैल्यू चेंज करेंगे, किसका, R2 का, तो नेट R का भी चेंज होगा। तो आइए यहाँ से मैंने कुछ स्पेशल रिजल्ट को समझते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर दिए हैं आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, सपोज करिए 90। तो मेरे पास दिया हुआ है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें हम तो, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए आपको आर वेक्टर निकालना है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी ली मैंने, 90 है ना, क्योंकि हमारा एक स्पेशल केस है, आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 इज 0। तो जो कि सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आया है ना, इस वैल्यू में आप देखेंगे cos थीटा का टर्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब भी एंगल आपका 90 डिग्री होता है, सो ऐसे केस में हम सीधा डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम जैसे यूज़ करते हैं वैसे लगा सकते हैं। और लगाना भी चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ये आपको वेक्टर एक दिया, ये दूसरा वेक्टर दिया ना, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो एक ट्राइंगल है और ये एंगल कितना है, 90। तो सिंपली पाइथागोरस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी केस में क्या हो कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0। तो वो भी हम देख सकते हैं कैसे। मान लीजिए दूसरा वेक्टर ना, अब ये वेक्टर का दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो आप देखेंगे जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों के सम के बराबर है। तो जब भी कभी हमारा थीटा क्या हो, 0 डिग्री, तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा या रिजल्टेंट वेक्टर का r1 प्लस r2 का जो मैग्नीट्यूड होगा इस बार, उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ r2। और डायरेक्शन वही होगा जो r1 r2 का होगा। वहीं अगर मान लीजिए किसी केस में क्या हो, थीटा आपका हो 180, तो अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो भी माइनस आता है वहाँ पे, आप देखेंगे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस 180 इज -1। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और ये क्या है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम हटा देंगे यहाँ पे। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या मिला मुझे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, या जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वेक्टर r1 का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर r2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है, अगर आप देखेंगे जब भी कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, एकदम 0 हो, तो 0 होगा तो ऐसा होगा कुछ। तो जब भी 0 होगा तो जो वेक्टर आपको मिलेगा उसकी लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होगा। जब वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब भी दोनों वेक्टर क्या हो, अपोजिट हो, है ना, डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो वेक्टर मिलेगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर मिलेगा। अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको मिलेगा 0। जिस तरीके से हम वेक्टर को ऐड करते हैं उस तरीके से हम वेक्टर को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब जब आपको कभी वेक्टर ए प्लस बी करना हो तो उसके लिए तो बड़ा सिंपल है, हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। लेकिन कभी मान लीजिए आपको करना हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो उस केस में क्या होता है, ये जो वेक्टर बी होता है ये वेक्टर कैसे हो जाएगा हमारा, उल्टा घूम जाएगा इस तरफ। और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा क्या, माइनस बी। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वेक्टर उल्टा आ गया और आपका जो सम आएगा वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े इजीली। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिलेगा। और इसका भी सम अगर आपको निकालना हो तो बड़ा सिंपल है ना, कैसे, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि हमको यहाँ पे वेक्टर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम प्लस किया क्या कर देंगे, सिंपली माइनस लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है जो कि कितना है, एफ, और एक और फोर्स हमने लगाया इधर, वो भी कितना है, एफ। और दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना दिया आपको, थीटा। आपसे पूछा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो क्या करेंगे हम, आपको एफ नेट निकालना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का सम कर देंगे। वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या है, एफ स्क्वायर, वेक्टर बी एफ स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये मुझे मिल जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा का रूट। यहाँ से आप f को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का रूट। अब आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा को सिंपली थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ इंटू रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इसको अगर आप रूट से बाहर ले जाएं तो आपको मिलेगा 2f कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कभी वेक्टर ऐसा दिया हो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2y के प्लस जे के प्लस 3k के, और आपसे पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे ए आई के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस 2y प्लस जे प्लस 3k, और जो भी एक जैसे लग रहे हैं आपको, जैसे आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, आई के प्लस 2i के कितना हो जाएगा 3i के प्लस 2i के प्लस जे के कितना हो जाएगा 3j के प्लस 3k के प्लस 3k के इज 6k के। सिमिलरली मान लीजिए आपसे पूछा हो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, तो क्या करेंगे हम वापस से लिख देंगे आई के प्लस 2j के प्लस 3k के माइनस वेक्टर बी 2i प्लस जे प्लस 3k। अब हम क्या करेंगे, ये इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सारे साइन माइनस के साथ होंगे तो हम सिंपली माइनस कर देते, आई केप माइनस 2i केप क्या आएगा माइनस आई केप, 2j माइनस जे क्या आएगा प्लस जे प्लस 3k माइनस 3k कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे माइनस आई केप प्लस जे केप। तो मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिए हो ऐसे आई केप जे केप और के केप के फॉर्म में, तो हम इस तरीके से उसको एड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आपको वेक्टर दिए हो साइक्लिक ऑर्डर में, तो मान लेते हैं जैसे कि हमारा ये पहला वाला ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया है और ये सी वेक्टर दिया है, तो इन तीनों का सम कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपको वेक्टर ए प्लस बी का सम निकालना है तो वो इस तरफ कुछ आएगा जो कि किसके बराबर होगा माइनस सी केप के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे माइनस सी वेक्टर रख दें तो क्या हो जाएगा ये 0। सिमिलरली अगर मान लीजिए 4 वेक्टर हो और वो भी किस ऑर्डर में हो साइक्लिक ऑर्डर में, तो उनका सम भी कितना होगा 0। बस ये होना चाहिए कि हर वेक्टर का जो हेड वो नेक्स्ट वाले वेक्टर की टेल से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो आपका साइक्लिक बनेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर 5 वेक्टर हो तो उनका सम भी कितना होगा 0, 6 वेक्टर हो उनका सम भी कितना होगा 0, ऐसे 7 वेक्टर हो 8 वेक्टर हो कितने ही वेक्टर हो और वो किस ऑर्डर में हो साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो उनका सम हमेशा कितना होता है हमारा 0। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी कभी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और कभी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट जो आपका आया वो भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए अब हम समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो जब भी कभी दो वेक्टर दिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपसे बोला है तो इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब देखिए इसका जो वैल्यू आता है ऑब्वियस सी बात है ए और बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो है कोस थीटा का वैल्यू कितना है। अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में है तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा पॉजिटिव। और मान लीजिए थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, उस केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। तो आपका जो वेक्टर का प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा नेगेटिव। मान लीजिए किसी केस में आपसे पूछा हो कि इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा ना, आपको वेक्टर का दिया हो लेकिन उनके बीच में एंगल आपसे पूछा गया हो, तो कैसे निकालते हैं हम, कॉस थीटा इज इक्वस टू ए
डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखिए, जब भी कभी आप दो नंबर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 1, और ये आता है थीटा इक्वल टू 0 पे। तो जब भी कभी दो वेक्टर एक दूसरे के अलॉन्ग होंगे, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, उसी टाइम पे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। अब मान लीजिए किसी केस में थीटा क्या हुआ आपका 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा? जो आपका डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, वो कितना हो जाएगा? ए बी कोस 90। कोस 90 का वैल्यू 0, इसलिए आपका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो जब भी कभी हमको पता करना हो कि दो जो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मान लीजिए हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, एक एन केप डॉट एन केप। कोई दो यूनिट वेक्टर ले लिए मैंने नॉर्मल से, का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? मोड ऑफ एन केप इंटू कोस 0। आपको पता है मोड एन केप कितना होगा? 1। दूसरे एन केप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1। और कोस 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो जब भी कभी हम दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 1। सिमिलरली मान लीजिए मेरे को करना है आई डॉट आई, तो ये भी कितना होगा? 1। जे डॉट जे, ये भी कितना होगा? 1। केप डॉट के केप, ये भी कितना होगा? 1। ऐसे ही आई डॉट जे करते हैं, तो आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में कॉस 90, जिसका वैल्यू कितना होगा? 0। ऐसे ही जे डॉट केप करेंगे तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 0। के डॉट आई केप करेंगे, इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 0। मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए ना, अब इसका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? सिंपली हम लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे लिखेंगे इसको? ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप मल्टीप्लाई बाय बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप। तो मान लीजिए आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपको ब्रैकेट ओपन करना याद है हम कैसे करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए ए एक्स आई केप का बी एक्स आई केप के साथ में, तो क्या होगा? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 प्लस फिर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई के साथ में, तो ए एक्स इंटू बी वाई और इंटू कोस 90, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली आई और के बीच में एंगल भी 0 होगा, तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम सेकंड टर्म लेते हैं, ए वाई बी वाई जे डॉट जे का आपको पता है कितना आता है? 90 मतलब 1। सिमिलरली ए जेड बी जेड। इस तरीके से हम दो वेक्टर आपको अगर आई जे और के फॉर्म में दिए हैं तो आप उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पता कर सकते हैं। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए दिया है आई के प्लस जे के प्लस के और वेक्टर बी दिया है 2i प्लस जे प्लस 3k। आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, तो निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। हमको पता है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस ऑफ थीटा। हमसे इस बार जो पूछा है वो क्या पूछा है? थीटा पूछा है। तो हमको ए का वैल्यू पता है कितना है? आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर का वैल्यू पता है 2i प्लस जे प्लस 3k इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? आई का मल्टीप्लाई आई के साथ में, तो कितना आएगा? 2 प्लस जे का मल्टीप्लाई जे के साथ में कितना आएगा? 1 प्लस के का मल्टीप्लाई के साथ में, तो ये कितना आ जाएगा? 3 इज टू इसका वैल्यू आएगा हमारा √3 और इसका वैल्यू आएगा 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 √14 इंटू कॉस थीटा।
तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 6/√42 या थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 6/√42। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो आपको पता करना है कि m की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं वेक्टर a डॉट b। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है उस केस में cos 90 आता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो a डॉट b कितना होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 0। तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो करते हैं 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट 3i माइनस mj प्लस 6k। अब जैसे हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है कैसे करते हैं, i का i के साथ में कितना आएगा 6 प्लस j का j के साथ में कितना आएगा माइनस m इंटू 3 प्लस k का k के साथ में कितना आएगा -6 इंटू 6, और वो कितना होना चाहिए इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो 6 माइनस 3m माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कितना मिल जाएगा आपको 30/-3, तो वो वैल्यू कितना आएगा -10। आइए जो अगली चीज़ है हमको समझना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी कभी आपको दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, इट इज़ अ डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर आपको एन कैप निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। आपका राइट हैंड लीजिए और क्या करिए, आपके फिंगर को कर्ल कीजिए। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल हो रही है, तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे दैट इज़ वेक्टर ए, और जिस तरफ आप कर्ल करेंगे दैट इज़ वेक्टर बी। तो ए से किस तरफ कर्ल किया हमने, बी की तरफ। आप देख रहे हैं फिंगर की डायरेक्शन इस तरफ, और जो आपका थंब होगा वो आपको क्या बताएगा, एन कैप की डायरेक्शन। मतलब कि जो भी दो वेक्टर हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो डायरेक्शन आएगा वो आपको किससे पता चलेगा, थंब से। अब मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी भी दिया है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। को इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, या हम बोलें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में ऊपर लिखते हैं आई जे और के कैप, फिर उसके बाद लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वो हमने यहाँ लिख दिए। फिर हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, वो हमने यहाँ लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो ओपन कैसे करते हैं, सबसे लिखते हैं हम आई कैप। तो आपको बस ये मेथड फॉलो करना है, आई इंटू, इसको छुपा दें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जो सेकंड वाला होता है इसको हम ओपन करते हैं विथ माइनस साइन, सो माइनस जी। अब तो हम इस लाइन को और इस लाइन को छुपा देंगे, तो क्या बचेगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस जो थर्ड वाला है के केप। अब इसको ओपन हम करते हैं, के केप के अबाउट हमारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो इस लाइन को छुपा देंगे हम दोनों को, और क्या लिखेंगे, के केप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो होगा हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। और ये जो क्वांटिटी आती है हमारी, ये कौन सी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये याद रखना है। एंड इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जैसे कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए निकालते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको मैं लिख सकता हूँ आई जे के, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका
जो कॉफिशिएंट है वो लिख देंगे 2 1 3 वेक्टर ए के लिए, 1 1 2 वेक्टर बी के लिए। अब आपको पता है इसको ओपन कैसे करना है। सबसे लिखेंगे हम आई, फिर करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस जे के साथ ओपन करेंगे सेकंड वाले को, फिर क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 माइनस 3 प्लस अब हम ओपन करेंगे के केप को। तो जैसे हम के केप को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस आई केप माइनस जे केप माइनस के केप। तो ये जो आया ये क्या है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था वो क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन केप। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, तो आप बोलेंगे सर जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा वहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। और साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आती है वो आती है 90 डिग्री पे मैक्सिमम। अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको देखना पड़ेगा साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैग्नीट्यूड वाइज तो वो होती है 0, और साइन थीटा 0 कहाँ पे आता है, ये आता है थीटा इक्वल टू 0 पे। तो जब भी कभी ए क्रॉस बी आपको दिया है और अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो बिना कुछ करे आप सीधा बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 0। मान लीजिए जैसे आपको दिया हुआ है आई क्रॉस जे, तो आपको पता है आई क्या है यूनिट वेक्टर, जे क्या है यूनिट वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है साइन 90 इंटू एन केप। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 का वैल्यू भी 1 इंटू एन केप। अभी जो एन केप है ये आप कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। आपको क्या करना है आई क्रॉस जे, तो आप आपका राइट हैंड लीजिए वो आई क्रॉस जे करिए, तो आपको क्या मिलेगा सिंपली के केप। तो हम जब भी आई क्रॉस के जे करेंगे तो हमको मिलेगा के केप। ऐसे मैं आपको सिमिलरली बता सकता हूँ, जो आप जे क्रॉस के केप करेंगे तो आपको मिलेगा आई केप, जब आप के क्रॉस आई केप करेंगे तो आपको मिलेगा जे केप। तो मान लीजिए कभी ऐसा हो आई क्रॉस आई, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन 0 इंटू एन केप, तो कितना वैल्यू आएगा इसका 0। तो जब भी कभी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आएगा 0। जब भी कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। ये बात हमको याद रखना है। अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होते हैं कि आपको 3 कंपोनेंट नहीं दिए हो, मात्र 2 या एक ही कंपोनेंट दिया हो। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2i प्लस जे क्रॉस आई केप प्लस के केप। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप क्या करिए 2i का मल्टीप्लाई करिए आई के साथ में, तो वो तो आ जाएगा कितना 2i केप क्रॉस आई केप प्लस 2i केप का मल्टीप्लाई करिए के केप के साथ में प्लस जे केप का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आई केप के साथ में प्लस जे केप का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए के केप के साथ में। ये तो आपका 0 आ जाएगा सिंपली। आपको पता है आई क्रॉस आई 0 क्योंकि उसके बीच में एंगल 0 है। आई क्रॉस के, तो हम देखते हैं आई क्रॉस के, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे क्या मिलेगा जे, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस जे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2j केप। तो क्या आ जाएगा ये हमारा माइनस 2j केप प्लस जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, तो इस केस में ये क्या आना चाहिए जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो आगे जाएंगे माइनस के केप मिलेगा आपको, तो माइनस के केप प्लस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के इस तरफ जा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा प्लस आई केप। तो हम इसको लिख सकते हैं आई केप माइनस 2j केप माइनस के केप।